सो अभी तक का वी टॉक्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ शेयर्स, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी. आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ शेयर्स बिगिन. एक्चुअली में कंपनी अपने शेयर्स को कैसे पब्लिक को बेचती है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, और उसके रिगार्ड में हम समझेंगे कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती हैं इन कंटेक्स्ट विद ऑल द स्टेप्स इन दैट प्रोसीजर. सो लेट्स बिगिन. इश्यू ऑफ शेयर्स. सबसे पहला स्टेप होता है इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ व्हाट डज अ प्रोस्पेक्टस मीन्स. एक प्रोस्पेक्टस एक कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टीजमेंट होती है जो बताती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस कंपनी ने आज तक का क्या अकम्पलिशमेंट कर रखी है, उनका क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उनके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं फ्रॉम द सेबी, उनके पास कितनी इशूड कैपिटल है, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, और तमाम सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो कि एक इन्वेस्टर को चाहिए वो सारी की सारी प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टुक एन एडमिशन टू अ स्कूल, तो स्कूल में एडमिशन लेने से पहले तुम्हें एक प्रोस्पेक्टस या ब्राउशर दिया जाता है जिसमें तमाम बातें लिखी होती है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, स्कूल की बसेस, different competitions that are held in the school, toppers of the school and different things. और वो सारी की सारी चीज़ों का एक ही मोटिव होता है टू अट्रैक्ट द पेरेंट्स और अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स. सिमिलरली एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस का मोटिव ये होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके सो दैट दोज पीपल परचेज द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो पहला प्रोसीजर होता है हमारा इश्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट इज रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. जब इन्वेस्टर उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है और अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता है तो फॉर्म के लास्ट में, मतलब उस प्रोस्पेक्टस के बुकलेट के आखिरी में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और इन्वेस्टर उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जो भी उसमें अमाउंट लिखी होती है एप्लीकेशन मनी की कि आपको इतना रुपए जमा करने पड़ेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ में बैंक की डिटेल्स दे रखी होती हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सो एंड सो बैंक में इतना पैसा जमा कर दीजिए इतनी डेट से पहले. तो वो होता है स्टेप नंबर 2 के अंदर, विच इज रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस. इन दिस प्रोसेस द इंटरेस्टेड और द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स सेंड द एप्लीकेशन मनी टू द बैंक ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट अगला हमारा स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर होता है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन का प्रोसेस. सी सिलेक्शन रिजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल जब एक स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है सारे बच्चों का उसमें एडमिशन हो. कुछ बच्चों का एडमिशन होता है, कुछ का नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज. वैसे ही जब एक कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं तो उसके ऊपर एक राइट होता है दैट इट कैन सिलेक्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज. फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंसी कितनी है, या फिर उसका पास्ट इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या रहा है, बिहेवियर क्या रहा है, मतलब सारी की सारी बातें जो एक डिसीजन को चेंज कर सकती है रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस. तो अगला स्टेप होता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जहाँ पे कंपनी सारी की सारी एप्लीकेशंस में से कुछ को सिलेक्ट करती है और कुछ को रिजेक्ट करती है. एंड द एप्लीकेशंस विच आर सिलेक्टेड उनसे अगली इंस्टॉलमेंट्स मांगी जाती है. इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, ध्यान रखना जब भी कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो वो एक साथ पूरा का पूरा पैसा नहीं मांगती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है तो वो इन्वेस्टर से 10 के 10 रुपये एक साथ नहीं मांगती है, वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन के टाइम पे मांगेगी 2 रुपये, उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट में मांगेगी 3 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, ऐसे करके 10 रुपये इंस्टॉलमेंट्स में मांगे जाते हैं. तो जैसे ही किसी एक एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, अगला प्रोसीजर होता है उससे अगली इंस्टॉलमेंट मांगना, जिसको हम बोलते हैं मेकिंग कॉल मनी. कॉल मनी का मतलब होता है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स. इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर हम कॉल बोलते हैं, नथिंग एल्स. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज प्रोसेस, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रोविजंस गिवन बाय द सेबी. सेबी है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. तो देखते हैं सेबी ने कौन कौन से प्रोविजन बना रखे हैं, स्टार्टिंग विद मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कम से कम इतने लोग तो आपके शेयर्स को परचेज करें, और इसमें यहाँ पे कम से कम क्राइटेरिया है तुम्हारा 90%. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इश्यू करे, इश्यू करने का मतलब होता है ऑफर करें. तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स को ऑफर कर रही है तो कम से कम 90,000
लोगों की एप्लीकेशंस तो आनी चाहिए तभी आगे की प्रोसीडिंग्स होगी, वरना नहीं होंगी। दैट इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यूज में कि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो आंसर इज 90% ऑफ द issued amount. Now the allotment of the shares can be done on different methods. Different methods का मतलब ये होता है कि जितना आप अलॉट कर रहे हैं, मतलब जितना आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं और जितनी एप्लीकेशंस आ रही है, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में आपके पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे पब्लिक को, तो हो सकता है 15,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट आ जाए या एप्लीकेशंस आ जाए। तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स का मतलब होता है जो आपके एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर्स प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज फुल अलॉटमेंट, देन इज प्रोराटा अलॉटमेंट, और आखिरी में आता है हमारा कॉम्बिनेशन। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है दैट इट मे रिजेक्ट एक्सेस अलॉटमेंट एंड अलॉट इन फुल टू अदर एप्लीकेंट्स। मतलब जितने हम शेयर्स बेच रहे हैं, हम उतने ही शेयर्स को बेचेंगे सारे एप्लीकेंट्स को, पर जो एक्सेस में एप्लीकेशंस आ रखी होंगी उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, पर पहले इसके ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी सबको शेयर्स देती है पर थोड़े थोड़े शेयर्स देती है। कहने का मतलब है यहाँ पे किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है, सभी को शेयर्स मिलते हैं, बस हाँ जितने के लिए वो अप्लाई करते हैं उतने शेयर्स हम उन्हें नहीं देते हैं। और आखिरी है हमारा कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आप पहले के दो मेथड्स को कंबाइन करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहले बात करते हैं फुल अलॉटमेंट के बारे में। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स। इशू का मतलब होता है कंपनी ने ऑफर करे पब्लिक को 10,000 शेयर्स, पर एप्लीकेशंस या फिर सब्सक्रिप्शंस आ गई हैं 15,000 की, मतलब 15,000 की एप्लीकेशंस आ गई हैं। दे वांट 15,000 शेयर्स। 15,000 एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से जो 5,000 है, मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशंस है, उनको आप रिजेक्ट करते हो, और जो बचे हुए एप्लीकेशंस हैं उनको 10 के 10,000 शेयर्स आप प्रोवाइड करते हो। इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मीनिंग जो भी एक्सेस होते हैं उनको आप रिजेक्ट कर दो और जो भी बचे हैं उनको पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट कर दो। नेक्स्ट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। इसके अंदर भी सेम एग्जांपल है। मान लो इशू करें आपने 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस आ गई हैं 15,000 शेयर्स की। अब क्या करा हमने इसमें, 15,000 को 10,000 शेयर्स प्रोवाइड कर दिए, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा। इस बात के कहने का मतलब ये है कि आपने शेयर्स को अलॉट करा है 15:10 में, या कि बोलो 2:3 में। 2:3 का मतलब हो गया जो 3 शेयर्स परचेज करने आया था, आपने उसको 2 शेयर्स दिए हैं। सबको शेयर्स मिले हैं, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा है, बस ये है कि आपने उनको प्रपोर्शन में प्रोवाइड कर रखा है, मीनिंग जितने के लिए वो आए थे उतना नहीं दिया है, बट भीड़ के हिसाब से जितने आपके पास शेयर्स अवेलेबल थे आपने सबके सब शेयर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है उनको पूरे का पूरे शेयर्स नहीं मिलेंगे, थोड़े कम शेयर्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। एंड द लास्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर आप पहले दो मेथड्स को कंबाइन करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। उसमें से एक कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बना रखा है। फॉर एग्जांपल 15,000 की भीड़ में से मान लो 3,000 एप्लीकेंट्स को आपने रिजेक्ट कर दिया। 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब कितने बचे होंगे 15,000 में से 12,000। उस 12,000 में से 1,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको 1,000 शेयर्स प्रोवाइड करें। इसका मतलब है फुल अलॉटमेंट। एक के लिए जो आए थे उनको 1,000 शेयर्स ही प्रोवाइड करें। और अब कितने बचे, देखो 3,000 को हमने कर दिया रिजेक्ट, 1,000 हमने उनको 1,000 शेयर्स दे दिए, मतलब 4,000 के साथ हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। तो बचे 11,000 एप्लीकेंट्स। उन 11,000 एप्लीकेंट्स को हम देंगे बचे हुए शेयर्स विच इज 9,000 शेयर्स। ऑलवेज रिमेंबर, इस जो डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, ये जो 3,000 है, ये जो 1,000 है और ये जो 11,000 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी एप्लीकेशंस आई थी। और ये जो नील है ये 1,000 है और ये जो 9,000 है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास कितने शेयर्स अवेलेबल थे। तो कभी भी इस डायग्राम को तुम्हें वेरीफाई करना है तो हमेशा इनको ऐड कर देना, 3,000 प्लस 1,000 प्लस 11,000 विच विल गिव यू टोटल एप्लीकेशंस ऑफ ₹15,000 एंड 0 प्लस 1,000 प्लस 9,000 विच विल गिव यू ऑलवेज दी इश्यूड शेयर्स विच इज 10,000। और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉटमेंट। अब एग्जामिनेशन में मोस्टली तुम्हारा कॉम्बिनेशन ही आता है
बट हम सारों के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गिवन इन शेड्यूल 1 टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. हालांकि इतना तुमसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुमसे इस प्रोविजन में जो बातें लिखी हैं उसके रिगार्डिंग में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, जो कि 20 मार्क्स के आएंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में. स्टार्टिंग विथ नो कॉल शेल एक्सीड 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. नो कॉल का मतलब होता है कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट टोटल शेयर की वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक शेयर की वैल्यू रख रखी है 100 रुपये, तो एक इंस्टॉलमेंट में आप 25% या उससे कम ही मांग सकते हैं, मतलब 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, बट यू कैन नॉट कॉल 30 रुपीज़ इन अ nominal value of 100 rupees. So it cannot exceed of 25% or above. Next is there must be at least 1 month gap between two calls. मतलब दो इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम एक महीने का गैप तो होना ही चाहिए. एकदम से आप एक महीने बाद you cannot call for another installment. There should be a gap of 1 month at least. Next, at least 14 days notice must be given to the members to make payment of call. इंस्टॉलमेंट मांगने से 14 डेज पहले ही आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा दैट आफ्टर 14 डेज वी विल बी आस्किंग यू फॉर द कॉल मनी. 14 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट 14 से कम नहीं हो सकता है नोटिस पीरियड. उसके बाद अ कॉल में बी रिवोक्ड और पोस्टपोन्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में इंस्टॉलमेंट के जो डेट्स हैं उनको या तो रोक सकते हैं या आगे जाके पोस्टपोन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. एंड द लास्ट इज एज पर SEBI guidelines, the call must be designed in a manner so that the entire subscription money is called within 12 months from the date of allotment of shares. Meaning, अगर आपने allotment of shares कर रखा है मान लो on 1st of January, तो 31 दिसंबर के अंदर अंदर सारी इंस्टॉलमेंट्स का मांगना और उनका आ जाना हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्किंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1st January 2020, सो योर इंस्टॉलमेंट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 31st December 2020. उसके बीच के अंदर ही आपको सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स मांगनी पड़ेंगी. इंस्टॉलमेंट बोलो या फिर कॉल मनी बोलो. Now let's start the basic journal entries of issue of shares. जो हमने सारे के सारे प्रोसीजर्स पढ़े हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, जैसे कि इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन, देन मेकिंग अलॉटमेंट, देन आस्किंग फॉर कॉल मनी, उन सब के रिगार्ड में जर्नल एंट्रीज तैयार होती हैं इशू ऑफ शेयर्स में, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर. तो पहले हम करते थे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस इशू करने में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है बिकॉज देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड. तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रहा उस समय में, इसीलिए उसकी कोई एंट्री हम पास नहीं करते हैं. हम सीधे आते हैं रिसीविंग एप्लीकेशन मनी में. रिसीविंग एप्लीकेशन मनी ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा होगा. सो योर बैंक अकाउंट विल इंक्रीज. सो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू डेबिट द बैंक, उसके नीचे हमेशा तुम सोर्स दिखाओगे कि किस वजह से तुमने उसे डेबिट करा है. तो बैंक अकाउंट मेरा जो डेबिट हो रहा है वो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट की वजह से हो रहा है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन. सो द एंट्री वुड बिकम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम उसके टू साइड में हमेशा दिखाएंगे कि कौन सी इंस्टॉलमेंट की वजह से वो आ रहा है. ध्यान रखना, पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल और चौथी होती है सेकंड कॉल, एंड इट गोज ऑन थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. पर एक नॉर्मल क्वेश्चन में हमें सेकंड कॉल तक को देखने को मिलता है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगी. पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरी का नाम होता है फर्स्ट कॉल, एंड द लास्ट वन इज सेकंड कॉल. 4 भी हो सकती हैं, 4 से कम भी हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं. तो पहली हमें इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिल रही है, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और उस इंस्टॉलमेंट का नाम आ जाएगा विच इज टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ रिमेंबर, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होते हैं या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होते हैं या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, दीज ऑल आर योर टेम्पररी अकाउंट्स, और इन अकाउंट को हमें बंद करना होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए इन अकाउंट को बंद करके इनका पैसा हम डालते हैं एक मेन अकाउंट के अंदर, जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. तो सेकेंड एंट्री के अंदर मैं इस पैसे को ट्रांसफर करूंगा टू दी मेन अकाउंट विच इज शेयर कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री बनेगी हमारी
ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब मैं इसको खाली करूंगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जितना हम अमाउंट लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन के सामने वही सेम अमाउंट हमेशा आती है इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के सामने। नाउ वंस द मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगली एंट्री बनती है जब हम अलॉटमेंट मांगते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, शेयर्स की पहले की 2 एंट्रीज एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसके बाद की जो एंट्रीज होती हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। कहने का मतलब ये है, पहली एंट्री में हम दिखाते हैं पैसे का आना और दूसरी एंट्री में दिखाते हैं उस पैसे का ट्रांसफ़र करना, बट फ्रॉम द थर्ड एंट्री पहले हम पैसा मांगते हैं उसके बाद वो आता है। सो थर्ड एंट्री इज ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, you ask for your share allotment the second installment which is allotment। तो जब हम allotment का पैसा मांगते हैं एंट्री बनेगी शेयर allotment account डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यू विल नोटिस यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं शो करा है बिकॉज द मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट। मनी अभी तक सिर्फ ड्यू करा है, हमने सिर्फ मांगा है, तो एंट्री बनेगी शेयर allotment account डेबिट टू शेयर कैपिटल। यू हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड योर शेयर कैपिटल बिकॉज हम एक्चुअल बेसिस को फॉलो करते हैं, हमें पैसे का आना या जाना उतना मैटर नहीं करता है बट इवेंट मैटर करता है। सो अलॉटमेंट मांगने का टाइम आ चुका था तो हमने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। नाउ जब हम अलॉटमेंट को मांगेंगे उसके बाद हमारी अलॉटमेंट आएगी, तो एंट्री बनेगी रिसीविंग अलॉटमेंट मनी की बैंक अकाउंट डेबिट, और टू साइड में मैंने बताया हमेशा बैंक के टू साइड में आता है सोर्स कि किस वजह से तुम्हें पैसा मिल रहा है। तो पहली बार हमें पैसा मिला था बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन और अब हमें पैसा मिल रहा है बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे और फिर फर्स्ट कॉल आएगी। सो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यू विल नोटिस ये जो पहली की एंट्री बनी है ड्यू करने की ये वाली, और जो हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है वो दोनों ही सेम है, दोनों में सेम एंट्री बनी है, बस नाम अलग अलग लिखा है डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। उसके बाद आफ्टर योर ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल यू विल आस्क फॉर द मनी, और फर्स्ट कॉल का पैसा हमारे पास मिलेगा तो एंट्री बनेगी रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड सिमिलरली उसके बाद हम सेकंड कॉल मांगेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद हमें सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो जो हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेंगी। पहली एंट्री यहाँ पे पास करी है मैंने, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा उसके बाद एप्लीकेशन का मनी हमने ट्रांसफ़र करा है, उसके बाद अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट आई, फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल आई, और सेकेंड कॉल मांगी, सेकेंड कॉल आ गई। सो यू विल नोटिस पहले की 2 एंट्री में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके बाद की एंट्रीज में सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस बात को भूलना मत। नाउ लेट्स सी सम स्पेशल एंट्रीज जो हमें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स इन एक्सचेंज ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। अगर आप कोई मशीनरी, कोई प्लांट या कोई भी एसेट को परचेज कर रहे हो और पेमेंट में कैश या चेक के बजाय यू आर गिविंग देम शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। पहली एंट्री बनेगी जब हम मशीनरी को परचेस करेंगे तो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे भी हम परचेस कर रहे हैं उसका नाम लिख देना वेंडर की जगह पे। एंड व्हेन द पेमेंट इज बीन मेड टू द वेंडर थ्रू शेयर, तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन द फ्यूचर सेशंस। उसके अलावा इफ़ यू आर गिविंग योर शेयर्स टू द प्रमोटर्स तो उसकी एंट्री हमेशा एक ही बनती है विच इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड इफ दे आर एनी शेयर इशू एक्सपेंसेस तो एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्रीज है तो हमें याद रखनी पड़ेंगी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, अमाउंट दी होगी उसको बस लिख देना है, बस ये एंट्री हमेशा याद रखना। प्रमोटर को देंगे शेयर्स तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं मतलब शेयर को इशू करने में जो खर्चे होते हैं उसकी एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ शेयर्स, और हम बात करेंगे आज कैटेगरी नंबर 1 की। कैटेगरी 1 का मतलब है कि इसमें हमारा शेयर पहली बात तो पार में इशू हो रहा है। पार में इशू का मतलब होता है कि 10 का शेयर आपने 10 में ही बेचा है, दैट इज़ व्हाट पार मीन्स। और उसके अलावा फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब है कि जितनी
आपने शेयर्स ऑफर करे थे उतने के ही भीड़ आ रखी है या उतनी ही एप्लीकेशंस आ रखी हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में 10,000 शेयर्स लेके चले गए थे तो एप्लीकेशंस भी 10,000 शेयर्स के लिए ही आई है, ना ज़्यादा ना कम। हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जामिनेशन में, बट शेयर्स को समझने के लिए हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज DCM Limited issued prospectus inviting applications of 10,000 shares। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस का मतलब है कि हमने पब्लिक को ऑफर करा है 10,000 शेयर्स। हमेशा एक क्वेश्चन को करने से पहले, स्पेसिफिकली शेयर्स का क्वेश्चन करने से पहले, ये देखना कि तुम्हें शेयर्स नंबर में दे रखे हैं या अमाउंट में। यू विल नोटिस यहाँ पे रुपीज़ का साइन नहीं बना है, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जस्ट लाइक व्हाट वी वांट। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं इसका मतलब है सही है क्वेश्चन, और अगर तुम्हें अमाउंट दे रखी है इसका मतलब है यहाँ पर अगर रुपीज़ में अमाउंट लिखी होती तो तुम्हें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता। वो कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, बट फिलहाल क्वेश्चन ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखे हैं। ऑफ ₹10 ईच, हर एक शेयर हमारा 10 रुपये का है। अब देखते हैं वो 10 रुपये के शेयर को हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे आप 3 रुपये मांग रहे हैं। 5 ऑन अलॉटमेंट, अगली इंस्टॉलमेंट जिसको हम अलॉटमेंट बोलते हैं उसमें 5 रुपये मांग रहे हैं। एंड 2 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, जो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट है जिसको हम फर्स्ट कॉल बोलते हैं, उसमें हम 2 रुपये मांग रहे हैं। एक बार वेरीफाई कर लो क्या इन तीनों को ऐड करके 10 रुपये आता है, तो बिल्कुल आ रहा है। 3 + 5 + 2 इज ₹10। इसका मतलब है 3 इंस्टॉलमेंट ही हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, इसका मतलब है सारे के सारे शेयर्स अप्लाई करे गए थे। 10,000 की ही भीड़ आ रखी है। पास जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फाइन। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू 5,000, मतलब शेयर इशू एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में 5,000 हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इन्फॉर्मेशन को तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा सो दैट यू लुक एट द क्वेश्चन मिनिमम टाइम। तो इसीलिए कुछ इन्फॉर्मेशन को हम पहले से ही लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में। स्टार्टिंग विद, देखते हैं पहले हमारे पास इशूड शेयर्स कितने हैं, मतलब हम कंपनी पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर कर रही है। तो इशूड है हमारे पास 10,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस कितने की आ रखी हैं, सब्सक्रिप्शंस कितने की आ रखी हैं। तो फुली सब्सक्राइब्ड है, इसका मतलब है 10,000 की ही एप्लीकेशंस इसमें आई हैं। तो एप्लीकेशंस हो गई हमारी 10,000 रुपीज़। अगला काम ये देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी कितनी बन रही हैं। तो 10,000 ही हमारे हमने ऑफ़र किया था और 10,000 की एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसका मतलब है 10,000 को 10,000 मिला होगा, उसको भी हमने दिखा दिया। और अब देखते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की है। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 5 की है और फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय राइटिंग द वेरी फर्स्ट एंट्री। जब हमें पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर इसकी अमाउंट कैसे लिखते हैं। इसकी अमाउंट लिखोगे एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी निकाल के। तो क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कितनी है, एप्लीकेशन 10,000 है दी सी। इस क्वेश्चन में दोनों ही 10,000 है, बट फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस रूल को हमेशा याद रखना। बैंक के सामने जो पहली एंट्री बनती है तो उसमें एप्लीकेशंस को इंटू करते हैं एप्लीकेशन मनी से। तो एप्लीकेशंस थी 10,000 की और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये का, इसका मतलब हमें मिले होंगे 30,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 ईच। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम बंद करेंगे और पैसा कहाँ चले जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो वही अमाउंट वहाँ पे वापस आएगी शेयर कैपिटल के सामने, एंड शेयर एप्लीकेशन के सामने एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ईच। ये तो थी हमारी पहली 2 एंट्रीज। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल मांगेंगे और फर्स्ट कॉल आएगी। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी अमाउंट कैसे आती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम इशूड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इशूड भी लकीली 10,000 है और हमारी अलॉटमेंट का पैसा कितना है 5 रुपये। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा 10,000 इंटू 5 विच इज़ 50,000 ईच। अलॉटमेंट मांगी, अब अलॉटमेंट आएगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और इसका रीज़न क्या है, पैसे आने का रीज़न है हमारा अलॉटमेंट। तो नीचे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 ईच। तो सिमिलरली अलॉटमेंट मांगने के बाद अलॉटमेंट आती है, फिर हम फर्स्ट कॉल मांगते हैं।
तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं बिकॉज ये हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट में इंटू करेंगे इशूड को हमारी कॉल मनी से, इशूड हमारे 10,000 ही है और कॉल मनी कितने का है हमारा 2 रुपये का, तो यहाँ मिलेगा हमें 20,000 रुपीज़, 20,000 ईच। और उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड द अमाउंट विल बी सेम 20,000 ईच, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, जितने लोगों से पैसा मांगा था उतना पैसा हमें मिल चुका है। और आखिरी में सारी इंस्टॉलमेंट को कवर करने के बाद आखिरी में बनेगी शेयर इशू की एक्सपेंसेस, विच इज़ शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 ईच। और ये एंट्री मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ इन दी स्पेशल एंट्रीज ऑफ शेयर्स। सो दैट वॉज इट, ये था हमारा शेयर्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। होमवर्क में मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ दैट आई विल सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन होगा और एग्जैक्टली इसी तरीके से उस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे एंड सेंड मी द सॉल्यूशंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। दैट्स इट, थैंक यू।